Okay. So good morning, children. Good morning. Good morning, sir. Good Very good morning, sir. morning. Okay. Very good morning. So we are going to start this national income accounting. It's a revision work actually. So, uh, Arjun, do you recall better which question? Sir, Yeah, 33. Sir, 33. 33. So 32 तक कर दिया था. Okay. Very good. It's Tanya is speaking. Yes, sir. Okay. Once again, I am very feeling happy by hearing your voice. Okay. चलिए. तो a car purchased by a dealer of a car. आप जिससे मैं पूछूंगा अभी बताने का प्रयास करेंगे. करिश्मा, कैन यू टेल मी? शाहीन, कार परचेज्ड बाय डीलर ऑफ अ कार. अच्छा, मैं इसको ऐसे जानता हूँ कि अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमको किस कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी इस क्वेश्चन को जानने के लिए. ठीक है, ताकि उनको को फायदा होगा कि वो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लें. ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या जानना चाहिए. विच कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. मुझे बस वो कॉन्सेप्ट बताए. आयुषी है, आरुषि है, या तानिया है, या जो भी है राणा जी हैं, अर्जुन है. बताइए कि मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ओके, बोलो भाई, बोलो बेटा, कौन सा कॉन्सेप्ट डालती है. कार परचेज बाय अ डीलर ऑफ अ कार इज अ कंज्यूमर गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स, ऑल ऑफ दिस. क्या हमको जानना चाहिए? हुँ? बोलो भाई. आयुषी, आयुषी, हम कम सर क्वेश्चन करेंगे लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात करेंगे. स्पेशली जो बच्चे हमारे समझ रहे हैं ना, उनको डिफिकल्ट लगता है ना, उनके लिए बताए. हाँ बोलो बेटा आयुषी. सर आपने क्या पूछा? अरे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट 3 मार्क का क्वेश्चन या 4 मार्क का क्वेश्चन पढ़ना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. बोलो. फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स का. वेरी गुड, यही तो मैं पूछ रहा हूँ. फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स है ना. इसका आंसर क्या होगा बता दो पहले. सर कंज्यूमर. C होगा सर. इसका आंसर क्या होगा? C intermediate good. सी होगा ना. श्योर. ओके, ये सी होगा बेटा. देखो अब इसमें हमको कुछ और क्वेश्चंस देखो जरा. ओके, कुछ और क्वेश्चन देखो. पेपर परचेज्ड बाय अ पब्लिशर. क्वेश्चन को देखना, इस क्वेश्चन से कंपेयर करते जाना. दूसरा क्वेश्चन सुनो पहले. परचेज ऑफ शुगर बाय अ ग्रोसरी शॉप. क्वेश्चन ध्यान सुनते जाएंगे आप. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोथ यूज्ड बाय अ टेलर. मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ाने के लिए मुझे कितनी प्लानिंग करनी पड़ी तो सोच लो. क्लोथ यूज्ड बाय अ टेलर. ठीक है, क्वेश्चन ध्यान सुनते रहेंगे आप. नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज्ड बाय अ फार्मर. ओके, केमिकल फर्टिलाइजर. ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज्ड बाय अ फार्मर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल परचेज्ड बाय अ फैक्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक्स परचेज्ड बाय अ बुक सेलर. ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पूछो, फीस पेड टू द लॉयर बाय अ प्रोड्यूसर. बोलिए. एक और क्वेश्चन लो, अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है. मिल्क परचेज बाय अ होटल. इन सारे क्वेश्चंस में क्या दिखाई दे रहा है? कोई सिमिलरिटी दिखाई दे रही बेटा? बोलेंगे आप? एनीबॉडी कैन स्पीक. इन सारे क्वेश्चंस में क्या दिखाई दे रहा है? इसके बाद देयर इज अ स्कोप फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. दीज गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर यूटिलिटी enhancement. Will you mind? A car purchased by a dealer. A dealer is not purchasing a car for himself or herself.
ही इज यूजिंग, ही इज अ डीलर, रिमेंबर पॉइंट टू बी नोटेड, और मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ। ही इज परचेजिंग अ कार टू सेल इट, मतलब क्या है, उसकी उसको उसमें वैल्यू एडिशन होने वाला है, और जब वैल्यू एडिशन होगा, ठीक है, तब जो कंज्यूमर होगा, that car will be the final good for that consumer, but for that dealer who is earning profit out of that car is an intermediate. Are you getting point? Are you getting point? Yes, sir. मेरी बात समझ में आ रही बेटा? Are you satisfied बेटा? Yes, sir. चलिए, तो ये हमारा इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। अब देखो इंटरमीडिएट गुड्स में आप कई चीजें इसमें इंटरमीडिएट गुड्स में बेटा, कि वैल्यू एडिशन हो जाता है गुड्स का, और फाइनल गुड्स में जो होता है वो क्या होता है कि वैल्यू एडिशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में कहा जाता है कि ये डिराइव्ड इनकी डिमांड होती है, मतलब इनकी डिमांड डिपेंड करती है किसके ऊपर, फाइनल गुड के ऊपर, एम राइट। जबकि फाइनल गुड जो Yes, होता sir. है, फाइनल गुड किस लिए होता है, ये हमारे वांट्स को, हमारे नीड्स को, हमारे डिजायर को शांत करने के लिए होता है, ठीक है। ये कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है, ये प्रोड्यूसर गुड भी हो सकता है, ठीक है। आगे पॉइंट। इसके अलावा एक एक बाउंड्री लाइन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। दे आर विद इन द बाउंड्री लाइन, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग पॉसिबल है, ठीक है। उसके ऊपर टेक्नोलॉजी लगाया जा सकता है, उसके ऊपर कुछ इनोवेशन करके उसमें कुछ रूप परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। ये बाउंड्री, जैसे टोमेटो, ये बाउंड्री लाइन के अंतर्गत है, मतलब उसके अंदर है। मेरे पॉइंट, थोड़ा सा आवाज में थोड़ा सा साफ नहीं आ रहा है, तो छाले थोड़े सा आ जाए, ठीक है। तो ये बाउंड्री लाइन के अंदर है, इट इज विद इन द बाउंड्री लाइन, बट व्हेन इट क्रॉसेस द बाउंड्री लाइन, बोलो टोमेटो केचप बन गया। टोमेटो क्या बन गया? टोमेटो केचप बन गया, ऐसा केचप देखा नहीं होगा, ठीक है। टोमेटो केचप बन गया, तो ये बाउंड्री लाइन के अंतर्गत तब इस पर प्रोसेसिंग पॉसिबल हुआ, और ये बन गया विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, टोमेटो केचप बन गया। तो क्या हुआ, तो इसलिए हमको ये फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का क्वेश्चन, मतलब हर एग्जामिनेशन में ये हॉट क्वेश्चन होता है, जान लो, हर एग्जामिनेशन में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। अब इससे कुछ क्वेश्चंस, अच्छा ये मुझे कुछ और क्वेश्चंस टेस्टिंग के लिए मैं अगर मैं पूछूं आपसे, मिल्क परचेज्ड बाय अ हाउस होल्ड, ये फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है? फाइनल गुड। Yes. चलो डन, ऑल आर एग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, बस थोड़ा देखो आप कैसे आपका कॉन्सेप्ट बढ़ेगा तो आपको अच्छा लगेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज बाय द कंज्यूमर हाउस होल्ड्स, ये फाइनल गुड है इंटरमीडिएट गुड है? बोलिए, पॉइंट टू बी नोटेड। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस बाय द कंज्यूमर हाउस होल्ड, अपने लिए यूज कर रहा है ना, ठीक है, फाइनली गुड होगा ना बेटा। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज बाय द कंज्यूमर हाउस होल्ड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, unsold wood to be the furniture producing firm at the end of a year, unsold wood with the furniture producing, ये कुछ हॉट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, दे ऑल आर फाइनल गुड्स, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स accruing to, national income is the sum of factor incomes, factor incomes, national income is sum of factor incomes accruing to nationals, residents, economic territories, both residents and non-residents। सोचिए, नो रिस्पॉन्स,
बोलो भाई, बोलिए। स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा? Yes, sir. हाँ तो बोलिए। Sir, residents. अर्जुन, आयुषी, तानिया, बाकी बच्चे तो शांत ही रहेंगे। राणा जी, बोलो भाई। आयुषी, नेशनल इनकम, बेटा नेशनल इनकम क्या है पहले मुझे बता दो, फॉर्मूले के रूप में क्या होगा नेशनल इनकम? रेसिडेंट्स। ओके, फॉर्मूला इसका क्या होगा? नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या, मतलब उसके लिए क्या, कौन सा वर्ड? एनडीपीएफसी यूज करेंगे, एनएनपीएफसी यूज करेंगे, जीएनपी? NNPFC. ये तो श्योर है ना? तो एन क्या NNPFC. बताता है? Net factor income from abroad. चलो, एन नेट इनकम फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड बताता है, नेट नेशनल इनकम। तो ये रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक है। चलिए, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स रेफर्स टू, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स रेफर्स टू क्या हो गया? Normal wear and tear and unforeseen obsolescence. मतलब कौन सा क्वेश्चन? ये क्या, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स रेफर टू नॉर्मल वियर एंड टियर। ओके, फोर्सिन ऑब्सोलेसेंस, नॉर्मल वियर एंड टियर एंड फोर्सिन ऑब्सोलेसेंस दोनों, और अनफोर्सिन। अच्छा, आपका आंसर क्या है? C. C. सर सी है। ये याद रखेंगे इसका। अच्छा, डेप्रिसिएशन का कुछ दूसरा नाम भी है क्या? Yes, sir. क्या है? Consumption of fixed capital चलिए, or पॉइंट टू बी नोटेड है ना, इसको आप लोग रख लीजिएगा। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन भी आ सकता है और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी आ सकता है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनफोर्सिन ऑब्सोलेसेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स ड्यूरिंग देखो ड्यूरिंग, अब ये वर्ड को आप लोग अंदर वो करना, ध्यान रखना। ड्यूरिंग से हम क्या क्वेश्चन निकाल सकते हैं? ड्यूरिंग प्रोडक्शन इज व्हाट? ड्यूरिंग से हम क्या क्वेश्चन निकाल सकते हैं बेटा? ये स्टॉक है या फ्लो? flow. समझ में आ गया? फ्लो। एक वर्ड से हमने एक नया क्वेश्चन यहाँ निकाल लिया कि ड्यूरिंग जो वर्ड आए तो यह फ्लो का कॉन्सेप्ट देता है, एक पीरियड ऑफ टाइम के बीच का ये कॉन्सेप्ट देता है, पीरियड ऑफ टाइम के बीच। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हमारा? अनफोर्सिन ऑब्सोलेसेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन इज, ये क्वेश्चन अभी आपने कैपिटल लॉस। हाँ, इसको अनफोर्सिन है ना बेटा? ठीक है, अनफोर्सिन ध्यान रखना है। अनफोर्सिन मतलब जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अचानक हो गया, मैन मेड डिसास्टर हो सकता है, नेचुरल डिसास्टर हो सकता है, तो कैपिटल लॉस। तो ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और कैपिटल लॉस में क्या अंतर है? तो यहाँ भी एक बार क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये कई बार पूछा भी गया है इनफैक्ट। चलो, एक क्वेश्चन है आपके लिए, जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन इकोनॉमी इन द ईयर 2017। 2016 में पास हुआ था, 2017 में ये सॉरी 17 में पास हुआ था, 16 में ये पार्लियामेंट पेश हुआ था, 17 में। ठीक है, द सम ऑफ फैक्टर पेमेंट्स इज इक्वल टू, फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू व्हाट? डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, पर कैपिटा, रियल इनकम, पर कैपिटा, नॉमिनल इनकम। द सम ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, बोलिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। फैक्टर पेमेंट, सम ऑफ फैक्टर पेमेंट देख लो, ये तो नेशनल इनकम भी हो सकता है ना, और डोमेस्टिक इनकम भी हो सकता है, करेक्ट ना? ये नेशनल इनकम की बात नहीं कर रहा है ना? तो फैक्टर इनकम तो दोनों में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टार मार्क लगा दो, ताकि इसमें ऑप्शन उस तरीके का नहीं आएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें डोमेस्टिक इनकम का भी पार्ट हो सकता है, नेशनल इनकम का पार्ट हो सकता है। चलो, इसको ऑलमोस्ट कैंसिल ही मान लो, लेकिन ये अपने दिमाग में रखो किस तरह का हो। अगर यहाँ पर होता ए एंड बी तो ये ज्यादा सही होता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन एम्बेसी, कल हमने एम्बेसी पर बहुत ज्यादा चर्चा किया था, एम्बेसी वाले क्वेश्चन पर। अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, लेकिन मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास भी किया था।
अब नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा देखना, पढ़ना, सुनना। कुछ भी नहीं समझ में आया तो पूछना जरूर। अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया, कहाँ की एम्बेसी है? अमेरिका की। अमेरिकन एम्बेसी ध्यान में रखना, अमेरिकन एम्बेसी कहाँ है? इंडिया में। ठीक है, इसको हमेशा इस तरह क्वेश्चन को डायग्राम बना करो। ये क्या है? यूएसए लिख देना यहाँ पर। ठीक है, तो यूएसए की एम्बेसी। ओके, ठीक है। अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, किसका होगा? अब एम्बेसी को याद रखो, क्या होगा? इंडिया का होगा, अमेरिका का होगा, बोथ ए और बी, नाइदर ए नॉर बी। क्या होगा आंसर? बताओ। अमेरिका। अमेरिका। सर अमेरिका का होगा। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो आप जितने भी पढ़ोगे, क्लास में रहोगे, तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा ही बेटा। ठीक है, चलिए आते हैं। तो अमेरिकन एम्बेसी क्या है? किसी भी देश की एम्बेसी होगी, चाहे इंडिया की एम्बेसी हो, किसी भी देश में हो, इंडिया की एम्बेसी हो, बाहर हो, कहीं भी हो, जिस देश की एम्बेसी है उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। ओके, चलिए। फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया आर अ पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया आर पार्ट ऑफ इंडिया। अब फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया है, ठीक है, इकोनॉमिक टेरिटरी, जोग्राफिकल टेरिटरी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ। Geographical territory. ओके, ये किसका है? इंडिया के जोग्राफिकल टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि वो इंडिया के अंदर है। ओके, गुड्स परचेज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस आर फाइनल गुड्स। ठीक है, गुड्स परचेज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। हमको इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का जो कॉन्सेप्ट, इतने में से 2 बार आ गया है क्वेश्चन। फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, फॉर इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। ठीक है, बोलो। Both. So both. बोथ ए एंड बी। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, हम अपने वांट, फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स का एक एग्जांपल दे सकते हैं आप? बोलिए। बोलो, सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट। सर कुछ भी, जैसे ग्रोसरी आइटम्स हो सकता है, या कुछ भी, हम कुछ भी अपने घर के लिए खरीद रहे हैं। ओके, सर वेरी गुड। फीस। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। तो अपने वांट्स के लिए जैसे दूध हमने लिया, परचेज किया, मिल्क, तो ये हमारे लिए परचेज किया, हमने परचेज किया, तो ये हमारा फाइनल गुड हो गया। लेकिन चाय वाले ने परचेज किया तो इंटरमीडिएट गुड हो गया। देखिए, एक ही क्वेश्चन बड़ा प्यारा है एग्जांपल, जिसको हम आसानी से समझ में आता है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट इन फर्म है, जैसे मान लो कि एक टेक्स्ट बुक है, हाँ, परचेज बाय स्टूडेंट, ये क्या होगा? ये फाइनल गुड होगा? रिजेक्ट? एग्जैक्टली बताइए, फाइनल गुड होगा ना? ठीक है, बोलो भाई। नहीं नहीं बोलो, ठीक है, मत बोलो, फाइनल गुड होगा तो होगा ही होगा। ओके, फॉर इन्वेस्टमेंट इन अ फर्म। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम। देखो, ट्रांसफर इनकम भी बड़ा कंफ्यूज करता है, क्योंकि जब हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं ना, तो ये ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम में लड़ाई हो जाती है। उस लड़ाई में ट्रांसफर इनकम को क्या करना पड़ता है? नेशनल इनकम काउंट करते समय इसको हराना पड़ता है, इसको बाहर करना पड़ता है। ठीक है, तो ट्रांसफर इनकम में क्या क्या होगा? मतलब ऐसा इनकम जो हमारी कामचोरी के बदल तुमको मिल सकता है। मतलब एग्जैक्टली इस तरह नहीं बोलना है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में लेता है, मतलब हमारी जो मेहनत की कमाई है वही हमारा फैक्टर इनकम। ठीक है, फैक्टर इनकम क्या? हमारी मेहनत की कमाई है। ठीक है, आपके पापा लोग काम करते हैं कहीं भी, हम लोग काम कर रहे हैं कहीं भी, जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, उनकी जो कमाई है, दैट इज अ फैक्टर इनकम। लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज, सबको जो रिवार्ड मिलता है वो हमारा फैक्टर इनकम। इसके अलावा हमको लगेगा कि हम ही को मिल रहा है, लेकिन वो हमारे किस काम से मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? बोलिए, बोलिए बेटा। ओल्ड एज पेंशन। बैकग्राउंड से आवाज आ रही है बेटा, बोलिए। बोलिए। गैस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम, बताइए। सर ओल्ड ओल्ड एज एज पेंशन। पेंशन। ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन इज द करेक्ट आंसर ना? एवरीबॉडी इज एग्री ना? ओल्ड एज पेंशन। बाकी जो देखो डियरनेस अलाउंस होता है, वर्क
जो काम करते हैं रिटायरमेंट जो काम किया उसका है, बोनस भी उसी का परिणाम होता है, ओल्ड एज पेंशन। चलिए, तो आइटम ये हमारी दया का ये है अर्निंग, कि मन को हमारे ऊपर दया किया जाता है ना, उसकी वजह से ही मिलता है। ठीक है, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, कौन सा आइटम्स है जो हम नेशनल इनकम एस्टिमेट में इंक्लूड नहीं किए गए? आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन All of these. ऑल। कौन से हैं? पहला ऑप्शन है आपके सामने, सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स है। ओके, अच्छा बताओ, ये सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स से भी हमको कुछ चीजें मिल सकती है ना? मान लो कि सेल हमने, जैसे मैं कोई चीज सेल कर रहा हूँ और मुझे कुछ कमीशन मिल रहा है, तो कमीशन जो मिल रहा है वो हमको इंक्लूड करते हैं क्या? फैक्टर इनकम का पार्ट होता है क्या? यस सर, वो होता है। गुड। द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स को हम नहीं करते ना। वेरी गुड। फाइनल गुड्स को कौन करते हैं? सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स। ठीक है, लेकिन इसमें भी ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं ना, उसको ध्यान रखना होता है। देखो यही सब चीजें हैं, यहाँ पर जो कुछ चीजें है ना, ये यहाँ पर और यहाँ पर, तो इन्हीं सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखना होता है। ठीक है, और इन्हीं की वजह से क्वेश्चन में गलतियां होती है। तो ऑल ऑफ दीज ओके, करेक्ट। ऑपरेटिंग सरप्लस है ना, हम जब जोड़ते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है? सीओई प्लस, बोलो भाई, सीओई प्लस, फॉर्मूला हमारा क्या है? सीओई ओएस प्लस प्लस ओएल प्लस OS plus MI। MI. MI, ठीक है ना। तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड होता है? वेजेस एंड सैलरीज का होता है, मिक्स इनकम होता है, रेंट होता है, ऑल ऑफ दीज होता है। क्या होता है? रेंट। ठीक है, वेरी गुड। तो हमारा ये रेंट हो गया। ठीक है, वेजेस किसका पार्ट होता है ये भी बता देता हूँ। वेजेस किसका पार्ट होता है? सर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। Division of employees. ठीक है, वेरी गुड। मिक्स इनकम तो बिल्कुल, मिक्स इनकम होता है क्या एक्चुअली यार? व्हाट इज दिस मिक्स इनकम? मिक्स इनकम का कोई एग्जांपल दे सकते हैं क्या? Sir, India. मिक्स इकोनॉमी नहीं बोल रहा हूँ अर्जुन, मिक्स इकोनॉमी नहीं बोल रहा हूँ, मिक्स इनकम का एग्जांपल दो। सर सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं जैसे डॉक्टर वगैरह हो गया। ये कौन बोल रहा है? तू कौन बोल रहा है? अंकित कुमार राय। आवाज थोड़ी बदल गई क्या अंकित? गले में खराश लग रहा है? नो सर। ओके, डिविडेंड इज द कंपोनेंट ऑफ व्हाट? डिविडेंड किसका कंपोनेंट? देखो बच्चे, मैं बता दूं, ये सारे क्वेश्चन जितने क्वेश्चन है ना, ये सब फार्मूला अगर आपको याद हो ना, तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। am right? यस सर। Yes, sir. जितने लोग हैं, अगर फार्मूला अगर याद है, कभी आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, हाँ, जिनको नहीं आ रहा होगा, उनको इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा होगा, तो जिनको इंटरेस्ट नहीं लग रहा है ना, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने सामने बुक ओपन करके रख लो। जब 2-4 क्वेश्चंस का आप आंसर दे दोगे बेटा, तो आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। समझ में? इंटरेस्ट कैसे पैदा करना होता है, मैं उसको बोल रहा हूँ। 2-4 क्वेश्चन के आंसर दे दो। जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, क्या करो? ओपन बुक टेस्ट कर लो अपना, है ना। क्वेश्चन देखो, आंसर सर्च कर लिखो, जैसे नोट्स बनाते हैं, वो आपका टेस्ट होता जाएगा। जैसे छोटी क्लास में मैं हमेशा करता था, उसमें क्या था, बच्चों में आपस में कॉम्पिटिशन भी हो जाता था और वो आंसर अच्छा देते थे, जिससे उनका इंटरेस्ट पैदा हो जाता था। तो इंटरेस्ट पैदा करो, उसी चीज को यहाँ लागू करो। अपने सामने बुक ओपन कर लो, है ना, फॉर्मूला जितनी है, 2-4 जो भी बुक किताबें हैं ओपन कर लो, सर्च करके आंसर दो, देखो तुम्हारा इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो डिविडेंड इज अ कंपोनेंट ऑफ व्हाट? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग सरप्लस, नन ऑफ दिस। तो यहाँ भी फॉर्मूला का यूज हो गया। सर ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस देख लो। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड सर्विसेज मेजर्ड एट अ प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो कोई यहाँ अंडरलाइन कर लो क्वेश्चन पढ़ते समय। मनी वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मेजर्ड एट अ प्राइस ऑफ बेस ईयर। ये क्या होता है? बेस ईयर के प्राइस पर नॉमिनल इनकम, रियल इनकम, नेशनल इनकम एंड करंट प्राइस, नन ऑफ दीज। Nominal income. ओके, नॉमिनल इनकम होगा, सोच लो जरा। सर रियल इनकम।
रियल इनकम होगा। किसने बताया? राणा जी बोल रहे हो क्या? अगर आवाज आ रही तो Yes, sir. पहचान पा रहा हूं तो क्योंकि राणा की आवाज ऐसी होती है। चलिए, तो रियल इनकम हमेशा होता है बेस ईयर पर, निकाल लेना, और नॉमिनल इनकम होता है किस पर? करंट प्राइस, Current year. करंट ईयर प्राइसेस पर नॉमिनल इनकम और रियल इनकम। ठीक है, तो ये हमारा बेस ईयर पर जब भी होगा ध्यान रखेंगे, बेस ईयर पर। एक बार आप जानते हो क्या होता है इसका फायदा? जब क्लास में आप गलत बोलते हो ना, और इस पर जब कमेंट आता है ना, ये कमेंट आपको क्वेश्चन हमेशा के लिए याद दिलाता है, ये ध्यान रखना। तो गलती करना कितना फायदेमंद है ये देखो, यहाँ से सीखने को मिला। चलो, फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। कौन कौन सी चीजों को नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है? एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, expenditure on adding a floor to the building, expenditure on construction of a dam, or all of these following will be included in the national income. Sir, all of these. These. All of these expenditure on construction of a house। ये हमारा कौन सा मेथड में जा रहा है बेटा? ये क्वेश्चन हमारे पास 3 मेथड है ना, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड, और एक और बताओ कौन सा है? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड में जा रहा है ना, सारा एक्सपेंडिचर लिख दिया है। So expenditure on construction of a house, expenditure on adding a floor to the building, expenditure on construction of a dam, ये सारा हमारा क्या एक्सपेंडिचर को बताता है, ठीक। और ये सारा हमारा नेशनल इनकम को का पार्ट होगा एक्सपेंडिचर मेथड से, ठीक है। कैपिटल एसेट्स, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स होगा, रॉयल्टी होगा, फ्री यूनिफॉर्म इंटरेस्ट, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट बोलो भाई। Sir, corporate tax. सर कॉर्पोरेट टैक्स। ओके, अच्छा ये बताओ कि ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट कौन कौन से? सर 4 है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अरे भाई इसको याद है भाई। प्रॉफिट का पार्ट कौन क्या क्या है? सर कॉर्पोरेट टैक्स होता है, डिविडेंड होता है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कॉर्पोरेट सेविंग्स है ना, कॉर्पोरेट सेविंग्स, जिसको हम उसमें होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी आ जाएगा, ठीक है। इसको एक और नाम देते हैं क्या? इसमें कुछ और भी हो सकता है क्या? रिटेंड कुछ कर सकते हैं क्या इसको? रिटेंड, रिटेंड बोलो, बोलो भाई, रिटेंड अर्निंग्स ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? बोलो भाई। चलिए, इस पर भी ध्यान दीजिए आप लोग, इसके अल्टरनेट नाम्स क्या हो सकते हैं, है ना। कभी कभी वो भी लिखा होता है और क्वेश्चन में, और उसको हम अगर नहीं जानते हैं तो फिर वहां भी मामला फंस सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये तो हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम बोलिए। प्रॉफिट्स, इनकम फ्रॉम वर्क, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, और ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड डोमेस्टिक, डोमेस्टिक इनकम है, ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिक इनकम है। प्रॉफिट्स, इनकम फ्रॉम वर्क और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑल ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, ठीक है ना। बोलिए, चाहे वो डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला क्या हो सकता है? बोलिए। NDPFC. वेरी गुड, एनडीपीएफसी, चाहे वो एनडीपीएफसी, ओके। तो ये चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो एनएनपी हो, ठीक है, सब में सारे दोनों में फैक्टर इनकम हम इंक्लूड करते हैं, जो कंपोनेंट एक ही है, ठीक है। करेक्ट है ना? बोलो भाई, दोनों में कंपोनेंट एक ही है, बस अंतर किस बात का है दोनों में? दोनों में अंतर किस बात का है? एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी में अंतर किस बात का है? बोलो भाई। दीपेंद्र, गुरुंग, कनिष्का, साहिन, शुभम, दोनों में अंतर किस बात का है?
इन दोनों में किस बात का अंतर है बेटा? सर NFIA का। NFIA का अंतर, वेरी गुड। ओके, NFIA का फॉर्मूला क्या होता है? NFIA का फॉर्मूला क्या है? किसी आईडी से ज्वाइन कर लेंगे 12th F वाले बच्चे, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू सेंड द फर्दर आईडी, फर्दर लिंक। इसी आईडी से ज्वाइन कर लेंगे जो बच्चे। अभिजीत, ओके अभिजीत, आज वैसे आप में मेरी क्लास नहीं है ना अभिजीत? एक मिनट होल्ड करेंगे अभिजीत। सर नहीं है। हाँ, लेकिन आप बेटा, आप अगर आपकी दूसरी क्लास होगी तो मुझे आप लोगों को जाना ही पड़ेगा। सर नहीं लेकिन है। आप लोगों की क्लासेस कम हो रही हैं, समझ रहे हो? आप लोगों को 3 दिन ही केवल मिल रहा है ना बेटा? और यस मैं सर, चा- यस हाँ, सर। मैं चाहता हूँ कि जैसे 12D को हर दिन मिल रहा है ना इनको ऑनलाइन की वजह से, वैसे आप लोग भी इसमें ज्वाइन कर ले, ठीक है बेटा? अगर दूसरे क्लास हो तो आपको जाना पड़ेगा, तो आपका एक अलग से टाइम में दूंगा, या आप लोग ले लेना मुझसे, कोई भी एक टाइम फिक्स कर लो उसमें दें, क्योंकि सेकेंड टर्म के जो सिलेबस है, स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स, थोड़ा टफ है। मैं ये बोलना चाहूंगा, थोड़ा टफ है, इसमें आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है? सर हाँ बोलो। सर BST की क्लास शुरू हो गई है, हम जाएं? जा सकते हो बेटा, मैं मना कैसे कर सकता हूँ? ये सब हाँ। मैम बुला रही है। नहीं नहीं, ठीक है, जाओ बेटा जाओ, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम बेटा।